नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का एक और बार अपने चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड लाइफ विद एडवोकेट उज्जवल, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो वीडियो होने जा रही है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है हमारे देश का वो हॉट टॉपिक है, यानी कि वक्फ बिल अमेंडमेंट के ऊपर जो है वो होने जा रही है, जो अभी जो है इसमें पास हुआ 2025 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो हमको इसमें 5 चीजों को समझना है और जानना है। तो देखिए, और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक तो हम इसमें 5 चीजों के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा क्यों है, और जो है ये जो वक्फ रिलेटेड जो बिल है ये एक सिर्फ एक बिल है या फिर ये एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है उस पर भी जो है ये सवाल उठाता है। तो चलिए वो 5 चीजें क्या होने जा रही हैं वो मैं आप सभी को सबसे पहले एक एक चीज जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे कि वक्फ क्या है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि रिलीजियस इशू है ये या सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी इशू है। तीसरी जो इसमें चीज होने जा रही है वो होने जा रही है क्या ये नॉन मुस्लिम जो है, जो नॉन मुस्लिम लोग होते हैं, क्या वो भी डोनेट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में। और चौथी चीज इसमें होने जा रही है वो ये है कि क्या वक्फ फैमिली में डॉटर्स के लिए भी फेयर रहेगा। और पांचवी चीज है कि क्या वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी है वो डोनेटेड है या फिर एक्वायर्ड है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज वक्फ, यानी कि वक्फ क्या है। तो देखिए, ये मुस्लिम लॉ का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है और ये जो है ये बताता है कि अगर कोई मुस्लिम अपनी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी जो है अगर वो डोनेट करता है या डोनेट करना चाहता है तो वो जो है कर सकता है, और वो जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो रिलीजियस के नाम पर वो प्रॉपर्टी वक्फ मानी जाएगी। और जिसने डोनेट करी है वो प्रॉपर्टी वो माना जाएगा वाकिफ, यानी कि वो प्रॉपर्टी डोनेट करने के बाद अपनी वो वाकिफ बन जाएगा। और अगर एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो उसके बाद जो है फिर आपके पास कोई भी अधिकार नहीं बचता है। उसके बाद जो है वापस लेने का आपके पास कोई अधिकार नहीं बचता है अगर आपने एक बार वक्फ में जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। तो इसलिए कहा जाता है वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं आपको इस वीडियो में लेके। तो देखिए अब क्या है कि जैसे कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वो स्टेट बोर्ड के पास चली जाती है, यानी कि जिस भी स्टेट में आपने ट्रांसफर करी होगी तो जो हर स्टेट का जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टेट वक्फ बोर्ड है वो उसके जो है अंदर चली जाती है। उसके बाद जो है वो क्या होता है कि फिर मैनेजमेंट, और आप कह सकते हो कि एक मैनेजर जो है वो अपॉइंट होता है जिसको वो लोग एक जो है मुतावली जो है उस कहा जाता है, वो मुतावली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और वो इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, ना ही उस मुतावली के पास इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के कोई अधिकार होते हैं। लेकिन उनको जो मुतावली होते हैं उनको इनकम जनरेट करनी पड़ती है और ये इनकम रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होती है। और साथ ही साथ ये जो इनकम का 7% होता है, यानी कि जो इनकम जनरेट होगी उसका 7% का जो हिस्सा होता है वो वापस से स्टेट वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, ताकि वो स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को जो है बेसिकली वो उसको यूज कर सके। यानी कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो अपने जो है एक आप कह सकते हो रिलीजियस काम में, एजुकेशनल काम में, सोसाइटी के काम में और इकोनॉमिकली जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे अपॉइंट करती है। और डिस्प्यूट को जो है मैनेज करने के लिए, जो डिस्प्यूट रिलेटेड केसेस होते हैं वक्फ बोर्ड में, उसको जो है मैनेज करने के लिए
वक्फ ट्राइब्यूनल भी बनाया गया है और इन सब को मैनेज करने के लिए है वक्फ एक्ट 1995, यानी कि वक्फ एक्ट 1995 जो है वो इन सब चीज़ों को देखता है। उसके जो है एक्ट के अंडर जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। अब देखिए इंडिपेंडेंस से लेके 1995 तक चेंजेस होते रहे हैं। पहले मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 था, फिर आया वक्फ एक्ट 1954, फिर आया वक्फ एक्ट 1995, फिर आया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जिसमें कि मेजर चेंजेस हुए, जिसमें कि सचर कमेटी रिपोर्ट के थ्रू जो है वो मेजर चेंजेस हुए थे। तो 2005 में जो है ये बेसिकली सचर कमेटी का जो है वो गठन हुआ। 2006 में रिपोर्ट सबमिट की गई सचर कमेटी के द्वारा और इस रिपोर्ट में एक डेडिकेटेड सेक्शन था, उसका नाम था स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो अब जो है इसमें मेजर कंसर्न जो हाइलाइट्स थे वो थे कि 2006 में 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज थी। टोटल एरिया इनका था 6 लाख एकड़ का इनका एरिया था और हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन जो था वो बेसिकली वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश का था। यहाँ इनकी जो मार्केट वैल्यू थी वो थी इन सारी प्रॉपर्टीज की मिला के 1.2 लाख करोड़ और जो बुक वैल्यू थी, लेकिन जो इनकी जो बुक वैल्यू जो इन्होंने दिखा रखी थी जो शो हो रही थी वो थी 6000 करोड़ की। एनुअल इनकम जो जनरेट हो रही है वो सिर्फ 163 करोड़ जनरेट हो रही थी, यानी कि जो इनकी मार्केट वैल्यू थी वो 1.2 लाख करोड़ थी, बुक वैल्यू सिर्फ 6000 करोड़ थी और जो इनकी एनुअल इनकम जो सिर्फ जनरेट हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ हो रही थी 163 करोड़ की, यानी कि 2.7 करोड़ का जो है वो सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न था। इसका मतलब था, सचर कमेटी ने बताया कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पुअर मैनेजमेंट जो है वो फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो है वो लॉस बेयर करना पड़ रहा है। उसके बाद सचर कमेटी ने कहा अगर इनको ढंग से मैनेज किया जाता है तो ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकती है और अगर मिनिमम 10% भी हम अर्न करें, जो इसकी वैल्यू थी 1.2 लाख करोड़, अगर उसका हम सिर्फ 10% भी अर्न करें तो प्रॉपर्टी की वैल्यू का एनुअल इनकम जो होगा वो होगा 12,000 करोड़ जो है वो हम अर्न कर सकते हैं पर ईयर, यानी कि एनुअली। और उसके बाद इसमें की फाइंडिंग्स के बाद कुछ जो रूल्स भी आए वो क्या थे। सबसे पहला रूल था, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए बेटर मैनेजमेंट के लिए। डिजिटल रिकॉर्ड को जो है उन्होंने कहा मेंटेन करो ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। वर्क ट्राइब्यूनल के बारे में भी बात हुई इसमें और वुमेन रिप्रेजेंटेशन की भी बात हुई, यानी कि वुमेन का भी जो इसमें हिस्सा रहेगा वो भी रिप्रेजेंट होंगी इसमें। फिर उन्होंने बताया कि टाइमली जो है सर्वे होना चाहिए इस चीज़ का और फिर उन्होंने बताया कि हमको मेन जो एक उन्होंने पॉइंट बताया वो ये बताया सचर कमेटी ने कि भाई नॉन मुस्लिम्स को भी हायर करा जाए फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब चेंजेस के बाद 2013 में वक्फ अमेंडमेंट को पास किया गया। इन सारे चेंजेस के बाद 2013 में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है वो पास कर दिया गया। फिर क्या हुआ देखिए, अब आया 2024 जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको पेश किया गया था। उसमें सचर कमेटी की जो रिकमेंडेशन जो थी मैंने अभी आपको सारी बताई, उनको भी मद्देनजर रखा गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, वक्फ बिल में डिफरेंट अमेंडमेंट्स के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, इसलिए 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 को इंट्रोड्यूस करा गया ताकि जो रूल्स हैं उनको क्लियर करने के लिए, बोर्ड के फंक्शंस को स्मूथ करने के लिए और वक्फ प्रॉपर्टी के बेटर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इन बिल्स को बहुत क्रिटिसिज्म मिला। तो फिर देखिए क्रिटिसिज्म मिलने के बाद जो है इन बिल्स को बेसिकली वो भेजा गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया और कमेटी ने जो है क्या बहुत सारी पब्लिक
एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओपिनियन को कलेक्ट करते हुए कहा, जिसमें कि क्या हुआ कि जिसके बाद 25 रिकमेंडेशंस आए जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, और जिसके बाद कमेटी ने 30 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पास हो गया। तो ये जो थी, ये सबसे पहली चीज थी जिसमें मैंने आपको बताया कि वक्फ जो है वो क्या है और कहां से उसका उसको इंट्रोड्यूस करा गया था और कब से वो चला और कैसे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, यानी कि जस्ट अभी 2025 में वो किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में बिल आया और किस तरीके से उसको वो पास करा गया। आशा करता हूं आप सभी को मेरी ये वक्त से जो रिलेटेड थी वीडियो वो बेहद पसंद आई होगी। इसके और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या लॉ रिलेटेड किसी भी चीज में डाउट हो तो मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगा। और आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो वो बेहद पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल में वो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।